मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन का पार्ट सेकेंड। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हम फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। जो अभी तक जैसे जो इस प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, कौन सा, यानी कि जो फ्रेंज है। और फ्रेंज कौन है, यानी कि खुद नैरेटर अपने स्कूलिंग लाइफ के बारे में जो लिखता है। और वह कौन से चेंजेस से, जैसे कि मैंने बताया था कि ये शॉर्ट वार फिक्शन है और इसमें फ्रैंको प्रशियन वार होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है। अल्सेस एंड लॉरेन, दीज आर द टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, had to given or had to yes had to give प्रशिया एज ए कंपेंसेशन ऑफ द वॉर। तो बेटा शुरू करेंगे यहां से हम कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अभी तक जो लिटिल फ्रेंच है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वह एकदम कंफ्यूज है इस चीज को लेकर के कि आखिर जब वो आ रहा था तो टाउन हॉल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, वह क्यों थी। उसके बाद आया तो प्रशियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखा, वह भी नहीं समझ पाया। तीसरा जो है, जब स्कूल में आता है तो पूरा का पूरा माहौल स्कूल का अन्य दिनों में एक बेबसल ग्रेट नॉइज हुआ करता था, अफरा तफरी का माहौल हुआ करता था सुबह के समय। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो अन्य दिनों की तुलना में स्कूल में जब कंप्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, तो जितनी भी चीजें उसने एक्सपेक्ट किया था ना, उसने सोचा था कि उस कोमोशन का या उस जो ग्रेट बसल होता है जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मॉर्निंग असेंबली, तो उसका लाभ उठा करके वह क्लासरूम में एंटर कर जाएगा। लेकिन जितनी भी चीजें थी ना, जैसा भी उसने एक्सपेक्ट किया था, सब कुछ उसके विपरीत जा रही थी। और तो और जब वो अपने क्लासरूम में बैठा, उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसके टीचर एम हेमल उसको डांटेंगे, मारेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो एम हेमल उसे कंप्लीटली पोलाइट टोन में जो है उसे एड्रेस करते हुए कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स, गो टू योर प्लेस, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू। तो वो जो है जा करके और बैठ जाता है। अभी वो फिलहाल बैठता ही है, तब तक देखता है कि उसके गांव के जितने भी मीन्स जो डिग्निटरीज हैं, कुछ लोग हैं, वो आ करके उसके क्लासरूम के पिछले बेंचेस पर बैठे हैं। जो बेंचेज अन्य दिनों में खाली रहा करते थे, आज वह बेंचेज कंप्लीटली भरे हुए हैं, यानी उन बेंचेज पर गांव के लोग बैठे हैं। तो उसी को देख करके ना, जो नैरेटर है या कह सकते हैं कि जो फ्रेंच है, वह समझ नहीं पाता है कि आखिर क्यों, वाई द ओल्ड मैन कह रहा है ना यहां से बेटा देखना, कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कि वो गांव के जो लोग हैं वो क्यों उस रूम के पीछे, यानी उस रूम में उसके जो निचले सॉरी पीछे जो बेंच लगी हुई हैं, उन बेंचेज पर क्यों बैठे हुए हैं, यह जो समझ नहीं पाता है नैरेटर, मींस लिटिल फ्रेंच समझ नहीं पाता है। यह उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है और इस पे वो बहुत सारा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है। इट वॉज बिकॉज, और ऐसा इसलिए हुआ, दे वर सॉरी टू। तो अब वह ना अपने आप से जो है गेस कर रहा है कि क्यों आए हैं वो लोग। तो कहा ना कि शायद वे लोग भी, उन्हें सॉरी फील हो रहा है, उन लोगों को भी, टू मीन भी किसको भी, यानी उन लोगों को भी ये मीन्स पछतावा हो रहा है किस बात को लेकर के, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे लोग भी स्कूल और ज्यादा जो है नहीं जा पाए थे। यानी वो लोग स्कूल भी जो है, मतलब उनकी एजुकेशन भी जो है अच्छे से नहीं हो पाई थी। यानी बच्चे जो स्कूल नहीं गए रहते ना, जो माँ बाप इलिटरेट होते हैं ना, उनको और भी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस पढ़ाई का मालूम होता है। इसलिए अपने बच्चों को जो है बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए। तो ये जो बच्चे आए, सॉरी ये जो गांव की जो डिग्निटरीज थे, जैसे फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, या जो कह सकते हैं मेयर था, उसके साथ साथ जो ओल्ड हॉशर था, ये सारे के सारे लोग जब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इनको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस पता था। और वे लोग भी पछता रहे थे उस दिन पर, क्योंकि ना तो उनका देश रह गया था जिस मीन देश में वो रहा करते थे, क्योंकि अल्सेस और लॉरेन ये अब पहले फ्रांस का हिस्सा था, अब वह जर्मनी को दे दिया गया था। तो इसलिए उनको भी पछतावा हो रहा है, और वे लोग भी उस गांव उस क्लासरूम के पीछे आकर के बैठे हैं उन बेंचेज पे। क्यों बैठे हैं, इट वॉज देयर वे, और शायद ये उन लोगों का अपना तरीका है ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, क्या करने का, हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का,
फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके जो 40 वर्षों का ये जो वफादार सेवा थी ना, लॉयल जो सर्विस थी, किसकी, हमारे मास्टर की, तो उसको जो है थैंक कहने के लिए, उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी आए थे। और ये शायद उनका आना क्लासरूम में बच्चों के जैसे पीछे बैठना एक तरीका था उनको जो है क्या करने के लिए, थैंक कहने के लिए अपने टीचर को। तो ये जो है वो आए थे क्या करने के लिए, उस टीचर को जो धन्यवाद देने के लिए, और उसके साथ साथ एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और अपना रेस्पेक्ट भी दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री, उस देश के प्रति, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जिनका हिस्सा अब वे लोग नहीं रह गए थे। तो देश कौन सा था बेटा, तो देश वही फ्रांस था, जिस देश के जो यानी वह फ्रांस के नागरिक अब नहीं रह गए थे, क्योंकि वो अल्सेस और लॉरेन ये दो डिस्ट्रिक्ट के नागरिक थे। एंड नाउ अल्सेस एंड लॉरेन नो मोर पार्ट ऑफ France, and it has been submerged, they have been submerged in Germany, mean Prussia. That's why they were repenting a lot, and they were feeling sorry too for their teachers, and that's why they came and were sitting at the last benches of the classroom. अब यहां से कह रहा है बेटा, while I was thinking of all this, और ये सारी बातें ना, अभी वो सोच ही रहा था ये सारी बातें, thinking of all this, I heard my name called, तो मैंने सुना कि मेरा नाम बोला गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी टर्न थी क्या करने के लिए, यह पाठ को जो है मीन बांचने के लिए, या उससे जो है सुनाने के लिए। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, और कहा कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और कहा कि मैंने क्या नहीं जो है किया, मैंने क्या क्या नहीं, क्या क्या चीजें नहीं मैंने दिया इस चीज को क्या करने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल, कि ये पार्टिसिपल का ड्रेडफुल रूल से मुझे छुटकारा मिल जाए, यानी कि फिर भी जो है पार्टिसिपल का रूल जो है से मुझे छुटकारा नहीं मिला, और अंततः मेरा नाम बुला दिया गया वेरी लाउड एंड क्लियर। और मेरी कोशिश थी कि मैं क्या करूं, आज यह पूरी तरह से हर कोशिश करके यह पार्टिसिपल का रूल मैं सुना दूं जाए अपने टीचर्स, क्योंकि उस दिन उसको ना रियल पछतावा हो रहा है कि उसके टीचर गलत नहीं थे, वह गलत था। और उस दिन ना वो अपनी पूरी कोशिश करता है बेटा, ताकि बिना किसी मिस्टेक का, विदाउट वन मिस्टेक, वह अपने टीचर को उस पार्टिसिपल का जो ये डरावना जो रूल था, ड्रेडफुल रूल था, जो उसको पूरे मतलब जो है महीने तक, जो है कई दिनों तक वो उसको जो है डराता रहा, वह रूल जो है वो क्या कर सके, एक ही बार याद करके और बिना मिस्टेक का बहुत लाउडली वो क्लास में सुना दे, यह उसकी कोशिश थी। लेकिन हुआ क्या, बट आई गॉट, लेकिन मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन जो ही उसने कोशिश किया ना, तो पार्टिसिपल का पहला ही वर्ड उसने बोला तो पूरी चीजें जो है मिक्सअप हो गई, और जो भी रूल उसने याद किया था या कोशिश किया था जो सुनाने की, वो सारी की सारी इधर से उधर उसके मुंह में मिल गई, और उसके बाद से मन में ही जब मिक्सअप हो गई, और उसके बाद से वह खड़ा रह गया वहां पे, होल्डिंग ऑन टू, और क्या करके, पकड़ करके, किस चीज को, माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ करके मैं वहां खड़ा रह गया, माई हार्ट बीटिंग, और मेरा धड़कन जो है काफी तेजी से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और इतनी हिम्मत नहीं थी ना बच्चे कि सामने की तरफ वह जो है देख पाए। यह बात जो कौन करता है, वही लिटिल फ्रेंच अपनी बात बताता। तो उसकी क्या कंडीशन थी टीचर्स के सामने जब उसका नाम बुलाया गया, कि अब फ्रेंच आपको क्या करना होगा, आपको जो है पार्टिसिपल की रूल सुनाना होगा। मीन व्हेन लिटिल फ्रांस द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी वाज कॉल्ड, was asked to recite the rule of participle, though he had tried hard, but he could not, because he had not prepared well, and that's why he was trembling, standing on his seat and holding on his desk, but he was not able to recite the होमवर्क आर द रूल ऑफ पार्टिसिपल। तो बेटा यहां से कहता है ना कि आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कह रहे थे कि आई वांट टू स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रांस मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम पहले ही इतना ज्यादा तुम्हें जो क्या हो चुका है, मतलब बैड एनफ, सॉरी इतना ज्यादा मैं बुरा महसूस करा चुका हूं, या तुम बुरा महसूस कर चुके हो, कि सी हाउ इट इज, देखो क्या होता है ना कि एवरी डे हम
रोज यानी प्रत्येक दिन वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम यह बात यह कहे हैं अपने आप से, यह रोज हम कहते रहे अपने आप से, कहा वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है, पर्याप्त समय है। प्लेंटी मतलब होता है सफिशिएंट, प्रचुर, एम्पल, ठीक है बेटा। ये इसका मतलब होता है, किसका मतलब, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब एम्पल होता है बेटा, एम्पल का मतलब पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है, ठीक है बेटा। तो उसमें उसका मतलब जो बता रहा है। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो कह रहा है बेटा वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तीसरी बात को कह रहा है ना कि देखो होता क्या है ना कि हम रोज ये बात अपने आप से कहें कि हमारे पास पर्याप्त समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं क्या कर लूंगा, इसको कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देख ही रहे हो कि वेयर वी हैव कम आउट, कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं, किस स्थिति में आ चुके हैं। एह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, कहा ना कि यही तो दिक्कत है, यही तो गलती है, किसके साथ, यही तो समस्या है अल्सेस के साथ। अल्सेस मीन क्या, जो अल्सेस के रहने वाले नागरिक हैं उनको कह रहा है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अपनी सारे कामों को जो है कल पे वो टालते रहे। यानी कि उन्होंने जैसे कबीर ने कहा ना कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, माफ करिएगा इसमें मैं उल्टा बोल गया कि कबीर ने कहा ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होगी होएगी, बहुरी करोगे कब। तो इसको फॉलो नहीं करते हुए हम ये कहते रहे कि आज करे सो कल कर, और कल करे से परसों, और इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है कई वर्षों। तो हम इसको फॉलो करते रहे, ना कि उन चीजों को जो है हर दिन का जो हमारा टास्क था उसी दिन निपटाने की कोशिश नहीं करते रहे। हम सोचते अरे हमारे पास बहुत समय है, कर लेंगे यार, तो ये सोचते रहे ना, अगले दिन अपनी चीजों को टालते रहे। और कहा कि देखो यही जो पोस्टपोनिंग ऑफ द एक्शन है ना, हर दिन जो है अपने एक्शन को हम पोस्टपोन करते रहे, तो देखो आज हम कहां पहुंच गए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और कहा कि जो फेलो हैं, जो लोग हैं, क्या करते रहे, जो ऐसे, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, उन्हें यह अधिकार होगा क्या करने के लिए, आपसे कहने के लिए कि हाउ इज इट, कैसे हो गया। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आप अपने आप को ना फ्रेंच होने का, फ्रांसीसी होने का एक बहाना बनाते हैं, ठीक है। आप वास्तव में फ्रेंचमैन है नहीं। जो इंसान अपनी मातृभाषा को नहीं जानता वो कौन सा देशवासी है जी। तो इस बात को कहता है ना कि फ्रेंचमैन के, एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर यू राइट योर ओन लैंग्वेज। तो कह रहा है कि तुम अपने आप को जो फ्रांसीसी कहते हो, फ्रांस का नागरिक कहते हो, तुम्हें इतना तक नहीं पता है कि कैसे फ्रांसीसी भाषा जो है अपनी भाषा लिखी जाती है। तो ना तो तुम लिख सकते हो और ना ही तुम बोल सकते हो। ये बात जो है कौन कहता है, ये उसके टीचर कह रहे हैं लिटिल फ्रेंच को, जो है मीन्स एक सामूहिक फ्रांच को ही संबोधित करते हुए पूरे बच्चों को जो है एम हैमिल कह रहे हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, और कहा कि तुम्हारी स्थिति ही इतनी खराब नहीं है, सबसे खराब तुम्हारी स्थिति नहीं हुई है पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारी लिटिल फ्रांस, तुम्हारी केवल खराब स्थिति नहीं हुई है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सभी को जो है इस तरह की चीजें से जो है भुगतना पड़ता है, हम सभी जो है इससे पीड़ित हैं, और हम सभी लोग जो है इस अपने काम को अगले दिन पे टालने से जो है की प्रवृत्ति से पीड़ित हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू, कहा यहाँ से कि योर पेरेंट्स, तुम्हारे माँ बाप, वर नॉट एंग्जियस, इस बात को लेकर चिंतित नहीं थे। एंग्जियस मतलब होता है बेटा टू बी वरी, यानी कि चिंतित होना, इतना ज्यादा उनको टेंशन नहीं था। टू हैव यू लर्न, कि तुमको पढ़ाए लिखाएं, तुम्हें सिखाएं। दे प्रेफर टू, और उन लोगों ने, प्रेफर मतलब होता है तरजीह देना, ठीक है। टू पुट यू, तुम्हें लगाने पर, किस चीज में लगाने प्रेफर किया उन लोगों ने, टू वर्क, तुम्हें काम करने के लिए भेजा। ऑन ए फार्म, कहाँ, एक फार्म में, एक जो है फार्म हाउस पे, और एट द मिल्स, या किसी या मिल्स में, ताकि सो एज टू हैव ऑल लिटिल मोर मनी, ताकि तुम क्या कर सको, थोड़ा बहुत पैसा जो है कमा सको। मीन यहां दे रहा है ना कि लिटिल, और लिटिल मीन थोड़ा, और मोर मीन्स बहुत, तो थोड़ा बहुत जो क्या कर सको, पैसे कमा सको। यानी कि ये गलती बेटा तुम्हारी ही नहीं है, ये गलती तुम्हारे माँ बाप की भी है कि वो तुम्हें पढ़ने सिखाने के बजाय तुम्हें फार्म हाउस पे भेजते रहे कि थोड़ा बहुत तुम पैसे कमा सको। और उसके साथ साथ यहाँ ना टीचर भी अपने आप को दोष दे रहे हैं, कह रहे हैं ना कि एंड आई, और मैं,
आई हैव बीन ए ब्लेम ऑल्सो, कहा कि मुझे भी इस बात का जो है दोष, मतलब जो है मैं अपने आप को देना चाहूंगा कि मैं भी दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कहा कि क्या जब तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आए तो तुम्हें पढ़ाने के बजाय क्या मैंने तुमसे अपने फूलों को पानी नहीं दिलवाने के लिए भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, तो जब मेरा मछली मारने जाने का मन करता था, जब मैं अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अपने शौकिया तौर पे अपनी हॉबी के लिए जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने उस दिन तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी। तो यहां से कह रहा ना बेटा कि देन जस्ट, तो टीचर यहां पर जो अपने आप को भी दोष दे रहा है, उसके साथ साथ जो है सबको दोष दे रहा है कि उस बच्चे की इस कंडीशन को लेकर के कौन जिम्मेदार है, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, वह खुद, या उसकी परिस्थितियां, कौन जिम्मेदार है। तो यहां पर बच्चे को सिर्फ जो है डांट नहीं रहा है, बच्चे को मार नहीं रहा है, वो कई तरह की जो भी ऐसे फैक्टर्स है ना जो बच्चे की जो वीकनेस है उसकी लर्निंग में, तो उसको जो है बता रहा है कि न केवल वह स्टूडेंट बट ऑल्सो उसके फादर यानी उसके पेरेंट्स, उसके साथ साथ उसके टीचर यानी अपने आप को भी दोष दे रहे हैं कि उसने भी जो है जिस दिन वो पढ़ने के लिए आया तो उसको फूलों को पानी दिलवाया, मछली मारने का मन किया तो चला गया, उसने उसकी छुट्टी कर दी। तो ये सब बातें जो है खुद से कहता देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो इस तरह से करके ना एक बात से लेकर के दूसरी बात जो है एक एक बात करके हुए एम हेमेल वेंट ऑन, एम हेमेल जो है बताते चले गए टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और इसे करते हुए ना वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज को जो है कहते हैं ना कि सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कहते हुए कहते हैं ना कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत जो है क्या है, मीन भाषा है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वह विश्व की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, कैसे है, एकदम स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही सबसे ज्यादा जो है तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसके वजह से या जिसके लिए हमें इसकी रक्षा करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। इट अमॉन्ग अस, और हम सबके बीच में इसको बचाया जाना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बताते हुए उसके टीचर एम हेमेल लिटिल फ्रांस को और उसके साथ साथ उसके सारे क्लासमेट्स को और वहां जो बैठे हुए जो लास्ट बेंच पे जो ग्रामवासी हैं उनको भी संबोधित करते हुए सारी बातें बताते हैं, एक के बाद एक ऐसे करते हुए बहुत सारे टॉपिक पे बात करते हुए। अब एम हेमेल बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और कहते हैं कि ये सबसे विश्व की सबसे खूबसूरत भाषा, सबसे क्लियरेस्ट है, यानी कि क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल है, और हमें बचाया जाना चाहिए हमारे बीच ही, और इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, और यहां से कहते हैं क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति को कैद किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, इंस्लेव्ड मतलब होता है बेटा गुलाम बनाना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो कहता है ना जितना ही मजबूत, जहां तक उस लैंग्वेज पे उसकी पकड़ होगी, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उसमें कैद के दौरान या जेल में रहने के दौरान या उसकी गुलामी के दौरान उस व्यक्ति के पास इतनी क्षमता होती है कि वह उस गुलामी से, वह उस दास्ता से वह जो लड़ सकता है। कौन कैसे लड़ सकता है, अपनी भाषा को हथियार बना करके, जैसे पोलैंड वालों ने रशियन डोमिनेंस के खिलाफ जो पोलैंड को जब रशिया ने अपनी कॉलोनी बनाया था तो पोलैंड वालों ने अपनी पोलिश लैंग्वेज को एक हथियार बनाया रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। तो उस ठीक वैसे ही इस बात को कहता है ना कि जब इंसान को अपनी मातृभाषा पे पकड़ होता है, तो जब वो गुलाम होता है तो उस दौरान जो है उसके पास ये लड़ने की क्षमता आ जाती है उस गुलामी के खिलाफ जो है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, और ये सब बातें इंपॉर्टेंस बताने के बाद से उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन किया एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें एक पाठ जो है पढ़ाया, हम लोगों के लिए जो है पढ़ करके सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, और मैं एकदम स्तब्ध रह गया, पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। शी हाउ वेल, कहा कि देखो कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ पाया। कहा कि जब उस दिन उन्होंने ग्रामर पढ़ाया ना
तो उस दिन एकदम से नैरेटर को समझ में आ गया। ऑल ही शेड सीम्ड सो इजी, और उसने कहा जो जो भी चीजें कहा एकदम आसान लगा, इतना आसान लगा, आई थिंक टू, और मैं भी ऐसा सोच रहा था कि हाँ सही में ये क्या है, बहुत आसान है, इसे मैं झूठ में डर रहा था। दैट आई नेवर लिसन सो केयरफुली, और उसके साथ साथ ये भी फैक्टर्स था कि अगर मुझे समझ में आया है तो उसमें ये भी फैक्टर्स था कि मैंने इतनी सावधानी के साथ आज तक सुना भी नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और उसके साथ साथ जो कुछ भी उन्होंने एक्सप्लेन किया एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, तो बड़ी धैर्य के साथ जब उन्होंने उस दिन उस दिन उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इट सिम्ड ऑलमोस्ट, और ऐसा प्रतीत हुआ लगभग कि एज इफ, जैसे मानो कि द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि वह बेचारा आदमी जाने से पहले जो कुछ भी जानता है वह सब कुछ दे करके जाना चाहता है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और चाहता है कि एक ही प्रयास में सब कुछ हमारे दिमाग में डाल दी जाए। तो यह बात नैरेटर बताता है मीन एम हेमल के बारे में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और कह रहा है ना ग्रामर के बाद से, आफ्टर द ग्रामर के बाद से वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, राइटिंग में हम लोगों ने एक लेसन जो है लिया, यानी राइटिंग का लेसन दिया गया। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल ने क्या किया, हम लोगों के लिए एक नया कॉपी दिया, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें क्या था, बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग में, राउंड हैंड में, कर्सिव फॉर्म में लिखा गया था। क्या लिखा गया था बच्चे, तो उसमें लिखा गया था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, ठीक है। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। कह रहा है ना, उस पे जो नई कॉपी उन्होंने असाइन किया हमें, तो उस पर जब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, राउंड हैंड राइटिंग में फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक, और जो लिखावट थी ना उन कॉपियों में जो बेंच डेस्क पे रखे हुए थे, तो ऐसे दिख रहे थे लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे जो है ध्वजों के जैसे, झंडों के जैसे दिख रहे थे, जैसे मानो कि फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कि पूरे स्कूल रूम में वो जो फ्लोट कर रहे हों, ऐसे तैर रहे हों, ऐसे मतलब फहर रहे हों, ऐसे छोटे छोटे झंडों के भांति जो है फ्रांस अल्सिस की लिखी हुई जो राउंड हैंड राइटिंग में जो मीन्स लिखावट थी वह दिख रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड, ऐसा लग रहा था ना कि एक रॉड से लग करके वो क्या हो रहा है, मीन फहर रहा है, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, कहाँ, हम सभी के डेस्क के ऊपर, वो मीन किसकी तुलना कर रहा है, उस जो हैंडराइटिंग है उस हैंडराइटिंग की तुलना उस फ्लैग से कर रहा है, यानी कि हैंडराइटिंग को फ्लैग कह रहा है, ठीक है बेटा। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेड टू वर्क, तो आपको देखना चाहिए था, क्या आप देख सकते थे कि उस दिन कि हाउ एवरीवन सेड टू वर्क, कि कितना मीन्स पेशेंस के साथ सभी लोग अपना काम कर रहे थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी क्लासरूम में। द ओनली साउंड was the scratching of the pens, यानी क्लास कंप्लीटली पिन ड्रॉप साइलेंट था, और सिर्फ कोई आवाज आ रही थी तो पेन की जो लिखने से जो स्क्रेचिंग साउंड था, घसीटने की जो आवाज थी ना बेटा, उसकी आवाज आ रही थी ओवर द पेपर, जो लिखने से जो आवाज आ रही थी पिन ड्रॉप साइलेंट होने की वजह से, तो सिर्फ उस आवाज को छोड़कर और कोई आवाज नहीं सुना जा सकता था। वंस सम बिटल्स, तो कह रहा ना कि एक बार कुछ भौरे फ्लीव इन, क्या हो गए, बिटल्स मतलब होता है बेटा काला सा भौरा जो फूलों की तरफ जो है मंडराता है, तो वो जो है उसको कह सकते हैं ए लार्ज इंसेक्ट्स, ए लार्ज ब्लैक इंसेक्ट्स, ये बिटल्स हैं। तो एक बार कुछ भौरे जो क्या हो गए, उड़ते हुए क्लासरूम के अंदर फ्लीव इन आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उस पर जब थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, और जो वहां पे छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, जो बाहर बैठे थे, उन लोगों ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और जो छोटे छोटे बच्चे ना बाहर बैठ करके अपनी बंसी जो मछली मारने वाली होती है ना उसको सही कर रहे थे, फिशिंग हुक्स जो है सही कर रहे थे, तो वो भी जो है उन भंवरों की तरफ नहीं ध्यान दिए। एज इफ, जैसे मानो कि, दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे मानो कि वे लोग भी जो है फ्रेंच हों। ऑन द रूफ, और जो छत पर, द पीजन्स कूड वेरी लो, जो कबूतर थे ना वह बहुत धीमी आवाज में कू कर रहे थे, यानी कि बोल रहे कराह रहे थे,
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कह रहे क्या कबूतरों को भी वे लोग जर्मन भाषा में गवाएंगे। यहाँ पे जो है कॉजेटिव वर्ब हो जा रहा है बेटा, मेक गेट कॉज हैव, ये जो कॉजेटिव वर्ब हो जाता है। इवन द पिजन्स, कहा कि क्या प्राय कबूतरों को भी वे लोग जर्मन भाषा में गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing आयशा, और जब कभी भी, चूंकि सभी लोग जब लिखने में व्यस्त थे और ये सिर नीचे करके ये सारी बातें सोच रहा है, तो अब कह रहा है ना कि जब कभी भी मैंने लिखने के दौरान अपने सिर को ऊपर किया और मैं देखा एम हेमेल को, अपने टीचर्स को, सिटिंग मोशनलेस इन ही चेयर, अब क्या कर रहे थे वो, अपने चेयर पे एकदम शांत बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट, गेजिंग मतलब होता है बेटा निहारना, ठीक है, फर्स्ट एट वन थिंग, एक चीज को पहले निहारते, फिर क्या होता, फिर दूसरी चीज को जो है देखते, देन एट अनदर, तब दूसरी चीज को देखते, ठीक है, अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, और जैसे मानो कि हर एक चीज को ना क्लासरूम में कहाँ कौन सी चीजें जो है स्थित हैं, उन सभी चीजों को अपने दिमाग में बैठाना चाह रहे थे, ताकि वह जीवन पर्यंत जो है स्कूल का क्लासरूम जो है वो भूले नहीं, और सारी की सारी चीजें उनके जेहन में रहे, उनके दिमाग में रहे फैंसी। और ऐसा चीजें फैंसी थी भी जो है फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि होनी भी चाहिए यार, क्योंकि 40 साल जो है उन्होंने क्या किया था, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पे उन्होंने 40 साल गुजार दिए थे अपने जिंदगी के, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, और बाहर बागीचे में, द विंडो एंड, करा ना, गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, बाहर जो विंडो था और उसके मीन विंडो से बाहर देखने पे गार्डन था, बागीचा था, और क्लास के सामने ही जो मतलब वो स्थित था। तो ये जस्ट लाइक दैट मीन्स कह रहा है ना, ठीक उसके सामने ही था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, कह रहा है केवल डेस्क और बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, डेस्क और बेंचेज जो थे ना क्लासरूम के, वो बिल्कुल चिकने हो गए थे, और ये संकेत था किस बात का, कि लंबा समय जो है गुजरा है, वह बेंच और डेस्क के चिकनापन यह दिखाता है कि इस पे बहुत सारे बच्चे, कई पीढ़ियां इस पे पड़ी हुई हैं। द वॉलनट ट्री, उसके साथ साथ जो वॉलनट ट्री था गार्डन में, वह जब उससे बड़ा हो चुका था, मीन्स टीचर से बड़ा हो चुका था, जो उसने लगाया था वह भी उसकी हाइट से जो है लंबा हो चुका था। एंड द होप वाइन, उसके साथ साथ जो होप वाइन था, दैट, ये दोनों एक तरह से प्लांट है बेटा, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और ये क्या हो गए हैं, ये भी इतने लंबे हो गए हैं कि वह रूफ के विंडोज तक पहुंच गए हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू, अब ये सोच रहा है ना लिटिल फ्रांस कि इस इंसान के दिल पर क्या बीत रही होगी, इसका एकदम से दिल टूट गया होगा। टू लीव एट ऑल वुमेन, कहा कि इसे छोड़ते हुए, इस जगह को त्यागते हुए इस इंसान के अंदर जो है क्या बीत रहा होगा, इस बात को जो है मतलब वो कल्पना कर रहा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, और वह ये सुनता है कि उसकी सिस्टर क्या हो रही है ऊपर जो है रूम में जो है, यानी कि सामान पैक कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मतलब होता है बेटा संदूक या बॉक्स या जो पेटी जो होती है ना, उसमें जो सामान रख रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, शायद जो है नेक्स्ट डे को वे लोग जो है देश को उस गांव को छोड़ करके चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास इतना करेज था, इतना साहस था कि उस लेसन को अंत तक जो है सुने। आफ्टर द राइटिंग, और लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों ने जो हिस्ट्री में एक लेसन लिखा। एंड देन द बेबी चैंटेड, और जो छोटे बच्चे बैठे हुए थे ना क्लासरूम में, उन लोगों ने जो चैंट किया, अल्फाबेट जो है लर्न किया, क्या, बा, बे, बी, बू, बो, ब्यू, ये क्या है, ये अल्फाबेट है बेटा, जैसे ABCD जो बच्चे पढ़ते हैं फोनिक साउंड, तो वैसे फ्रेंच लैंग्वेज की जो ये अल्फाबेट है। तो छोटे छोटे जो बच्चे क्लासरूम में बैठे थे उन लोगों ने ये सारी चैंट किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और नीचे रूम में ओल्ड हॉसर नीचे बैठा था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अब वह चश्मा उसकी नाक पे थी, एंड पुट ऑन मतलब होता पहनना बेटा, चश्मा पहनकर बैठा था हॉसर, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथ में जो बाल पोथी लिया हुआ था ना, जो प्राइमरी नॉलेज के लिए जो बच्चों को बाल पोथी दिया जाता है, तो प्राइमरी की बुक जो है अपने हाथ में लेकर के बैठा हुआ था ओल्ड हॉसर, चश्मा पहने हुआ था।
स्पेल द लेटर्स, और क्या कर रहा था, वह लेटर्स को जो है स्पेल कर रहा था अपनी उंगलियों से, उनकी जो स्पेलिंग थी उस पर दोहरा रहा था। द लेटर्स विथ देम, उनके साथ साथ, with them you could see that he too was crying, और आप देख सकते थे कि वह भी जो है क्या कर रहा था, रो रहा था। crying मतलब रोना यहाँ, तो यानी ओल्ड हॉसर भी रो रहा था। his voice trembled, और उसकी आवाज जो है ना कांप रही थी, with emotion, किसके वजह से, इमोशन के वजह से उसकी आवाज जो एकदम ना कांप करके निकल रही थी, भावनाएं उसके अंदर, वो अभी इतना भावुक हो चुका था अपने उस टीचर की विदाई को लेकर के, उस लास्ट लेसन के दिन, कि वो उसकी आवाज भी कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना ना काफी जो है मतलब मजाकिया लग रहा था, फनी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उसको सुन करके ना हम सभी हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। यानी कि जब हम अपने टीचर को याद कर रहे थे ना, टीचर को सोच रहे थे, तो हमें रुलाई आ रहा था, बट जो हौसर को जो है देख रहे थे ना, तो हमें हंसी आ रही थी। तो दो चीजें हम लोग एक साथ करना चाह रहे थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और कहा कि कैसे मैं इस चीजों को जो है याद करता हूं, दैट लास्ट लेसन, कि कैसा वो लास्ट लेसन था जो है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक से जो क्लॉक, चर्च की जो क्लॉक थी ना, गिरजाघर की घड़ी थी, वह जो 12 यानी 12 बजाई। देन द एंग्लिश, फिर उसके बाद से जो है यह संकेत आया, क्या, घंटी की आवाज सुनाई दी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, और फिर उसी समय जो प्रशियन सोल्जर्स की जो बैंड की आवाज थी वह जो सुनाई दी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यह संकेत था कि वे सभी जो है ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उसकी आवाज हमारे विंडोज तक आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए। वेरी पेल, यानी पूरी तरह से जो है वो निराश थे और बहुत मतलब जो है भावुक हो चुके थे। इन ही चेयर, और अपने चेयर पर से उठे। आई नेवर शॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने अपनी पूरी जीवन में इतना लंबा उनको कभी मैंने नहीं देखा था। ये क्या बात है कि जब उसने आज तक जो वो इतने लंबे नहीं थे, अचानक से लंबे हो गए। नहीं बेटा, यहाँ कहने का सेंस ये है ना कि वह आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई थी ना कि अपने टीचर्स के तरफ जो है पूरी की पूरी जो है मतलब वो नजर से दौड़ा करके देख सके। इसके वजह से कह रहा है ना कि वह उनको इतना लंबा आज तक नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, और अंत में उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे मित्रों, सेड ही, उसने कहा आई मतलब जो आदमी एकदम से जिसका गला भर जाता है ना, तो नहीं कुछ बोलना चाहता है तो नहीं बोल पाता है, तो यहाँ पे संबोधित करते हुए आई, यानी मैं कुछ कहना चाह रहा है, बट समथिंग चोक्ड हिम, उसका गला एकदम से कोई चीज जो है ना एकदम से भर दिया हो, जाम कर दिया हो, तो ऐसे जो है ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब आगे वो नहीं बोल सके, गो ऑन मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ चॉक, और एक चौक का टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी हिम्मत लगा करके, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा लिखा। क्या, वाई ला फ्रांस, क्या, लॉन्ग लीव फ्रांस, यानी ये इसका मतलब ये वाई ला फ्रांस, वाई ला फ्रांस ये फ्रांसीसी लैंग्वेज है बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज है, और इसका मतलब होता है लॉन्ग लीव फ्रांस, ठीक है। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उसके बाद वो रुक गए और अपनी सिर को जो है वॉल की तरफ जो है टेक करके पीछे की तरफ जो है मीन्स झुका लिए। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे, बिना कोई शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने इशारा कर दिया, ठीक है, टू अस, हम सभी को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल क्या हो गया, खत्म हो गया, यू मे गो, और आप जो है जा सकते हैं। तो बच्चे, जब तक हम इसका लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे तब तक हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आसान नहीं होगा। इसलिए लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन 40 to 50% जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो इसलिए बिना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का या कंप्लीट कॉन्सेप्ट के, इस चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट के, आप जो है इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सुन लेने से आपको जो है नहीं आ सकता है। इसलिए आपके पास कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मिलते हैं इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ बेटा, और उसके साथ साथ माई मदर एट 66 जो कमला दास की पोएट्री है उसको लेकर के जो है, और
उस लेशन में सॉरी उस पोएट्री उस क्लास में मिलते हैं। अगला जो सेशन होगा इससे भी बेहतर होने वाला है। तो अब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा अगले सेशन में।